स्टार्टिंग विद यूनिट 3 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यूनिट 3 में जो हम कवर करने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और भी ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। कुछ नई चीजें हम जो है वो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोक्योर करता है, डेवलप करता है और मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को, और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी वर्कफोर्स मोबिलिटी, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो दे आर एबल टू फ्रीली मूव और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन फ्रीली मूव मतलब कि उनका प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर जो है वो बहुत इजीली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। तो मोबिलिटी का आपका यहाँ पे क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विद इन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं विद इन की बात करें, तो विद इन के अंदर आपकी क्या चीजें आती है, विद इन के अंदर आपका आएगा जैसे कि जैसे मोबिलिटी के अंदर दो चीजें होती है, एक आपकी इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल के अंदर क्या आपका एक रिलेशन, क्या आपका प्रमोशन हो रहा है, आप सेम काम पे काम कर रहे थे, ठीक है, आपका उधर क्या कहते हैं उधर प्रमोशन हो रहा है, आपके क्या कहते हैं मूवमेंट्स हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये आपका इंटरनल होता है, इंटरनल मोबिलिटी होता है कि एम्प्लॉयज आर मूविंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक आपका होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मोबिलिटी। एक्सटर्नल मोबिलिटी का क्या होता है कि आपकी जॉब जो है वो चेंज हो रही है, पहले कुछ और जॉब थी, कुछ और जॉब हो रही है, ठीक है, या फिर आपका जियोग्राफिकल जो है, जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट, की कैसे हम प्रोक्योर कर करके उनको संभाल के रख सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म के साथ उनको जोड़ के रख सके। और मोबिलिटी की एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉयज की कैसे हम मूवमेंट करवा करवा सके विद इन दी और आउटसाइड, जो कि इंटरनल हो गई और एक्सटर्नल हो गई। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको टॉपिक और इस यूनिट में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब है प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट, कि प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब कि इंसान जो है वो कम टाइम लगा के, कम कॉस्ट लगा के, कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, ज्यादा रिजल्ट आउटकम आ रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी हो गई। उस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जिसकी जो सबसे पहली चीज है वो है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। जॉब एनालिसिस के अंदर आप ना क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करते हो, पता करते हो और फिर एनालाइज करते हो कि एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए क्या स्किल्स की, क्या नॉलेज की, ठीक है, क्या रोल्स की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है। आप एनालाइज करते हो एक पर्टिकुलर जॉब को, रोल को लेके। जॉब डिजाइन क्या होता है, आप जॉब ने एनालाइज कर लिया, आपने प्रोसेस गैदर कर लिया कि किस टाइप की जॉब करनी है, और उस जॉब को डिजाइन किया जाता है कि कैसे जॉब का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से डिजाइन और किस तरह से उसमें सारी चीजें बनी जाए कि जो इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी को, मोटिवेशन को, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, अब इस जॉब डिजाइन को इम्प्रूव करने की, सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए तीन चीजें हैं जो कि है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होते हैं कि मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन टास्क, ठीक है, कि एम्प्लॉयज को बिटवीन टास्क मूव करना। जैसे मान लो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही काम के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं टास्क डिफरेंट मिलेगा। एक इंसान जो हमारे एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो पैकिंग कर रहा है, और दूसरा इंसान जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर मिक्सचर को मिक्स कर रहा है, और डेली डेली एक ही काम कर सकता है, रिपीटेटिव हो तो उनके टास्क चेंज कर देना। एक दिन हो सकता है जो कि रॉ मटेरियल को लोड करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पैकिंग का काम दे दिया, और दूसरा जो बंदा पैकिंग करता है उसको लोडिंग का काम दे दिया, ठीक है। तो ये जॉब रोटेशन होगी। जॉब एनलार्जमेंट, कि उस जॉब का स्कोप बढ़ाना, ठीक है, जैसे मान लो कोई क्या कहते हैं पहले एक छोटा सा एरिया का मैनेजर था, ठीक है, फिर उसको जोनल मैनेजर बना दिया, तो उसका वो करना जॉब एनरिचमेंट, कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक अ जॉब मोर मीनिंगफुल। कि क्या कहते हैं पहले वो एक एग्जीक्यूटिव था, फिर वो मैनेजर बन गया, तो वो जॉब इनरिचमेंट हो गई। नेक्स्ट आपका वर्क मेजरमेंट, कि वर्क की जो मेजरमेंट है उसको करके आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको वर्क का काम का पता होगा, डिटरमाइन पता होगा, आपको डिटर्मिनेशन होगी कि आपके टाइम और एफर्ट जो है वो कितना रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एक एम्प्लॉय का, एक इंडिविजुअल का कितना टाइम, कितना एफर्ट्स, ठीक है, कितनी उसकी मेहनत लग रही है, ठीक है, तो आप उससे क्या कहते हैं वर्क को मेजर कर सकते हो, फिर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपका वर्क मैनेजमेंट है वो किस चीज में आपको हेल्प करती है, आपको हेल्प करता है कि आप सेट कर सको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर सको एंड इम्प्रूव कर सको एफिशिएंसीज को। तो वर्क मैनेजमेंट का वैसे क्या मतलब हुआ कि वर्क मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है किसी भी टास्क को लेके, किसी भी काम को लेके आइडेंटिफाई करने में कि उस काम को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट्स लगेंगे, कि क्या क्या आपके रिसोर्सेज लगेंगे, और आप एक बार उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप उसके उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, कि क्या आप
से आउटकम, क्या रिजल्ट जो है वो आपसे एक्सपेक्टेड है, और क्या हम उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स। इसका क्या मतलब होता है? द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग वर्क प्लेस एंड टूल्स। कि ये एक हम स्टडी करते हैं डिजाइन करने का, कि वर्क प्लेस और टूल्स को स्टडी करना, डिजाइन करना एम्प्लॉय की वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी को लेके। इससे क्या होता है? रिड्यूस वर्क प्लेस इंजरीज एंड इम्प्रूव्स कंफर्ट। अगर आपको पता है कि जहाँ पे आपको काम कर रहा है उस वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर टूल्स कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज की वेलबींग और प्रोडक्टिविटी के लिए, तो आपके इससे क्या होगा? आप इससे इंजरी जो जितनी कम हो वो इंजरी जितनी कम हो सकती है वो होंगी, और जो कंफर्ट जो है वो इम्प्रूव हो सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आप सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं। इस पूरी फैक्ट्री के जितने भी स्टेप्स है, कौन से स्टेप्स पे जो है इंजरीज होने का, ठीक है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ठीक है, तो आपने पहले से ही मेजर कर रखा है वो एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए आपने कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो अलाइन कर रखे हैं, ठीक है, ताकि जो है इंजरीज जो है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है, और कंफर्ट इंप्रूव हो सके। जैसे मान लो एक वर्क प्लेस है, एक फैक्ट्री है, जिसके लिए क्या कहते हैं, आपका प्रोडक्ट जो बन के आ रहे हैं और आके वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मान लो वो कॉन्टिनेंट से आके इकट्ठे हो रहे हैं, उसको कोई है नहीं वहां पे जो सामान को, जो स्टॉक जो है वो वहां पे कलेक्ट हो रहा है, उसको लेके उसकी पैकेजिंग करके उसको वेयर हाउस से भेज सके, वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है ड्यू टू जो उसकी नेक्स्ट मशीन है वो खराब हो गई है, उसकी वजह से उस वजह से इंजरीज हो जाए, सामान इतना हैवी हो कि वो एम्प्लॉयज को हार्म करे, गिरने लग जाए, ठीक है, तो वैसे वहां पे पहले से ही ऐसे टूल्स डिजाइन होने चाहिए जो कि चीज जो है वो प्रिवेंट हो सके, जैसे एम्प्लॉय की वेलबिंग हो, की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है, और उससे क्या होगा? वर्क फ्लोज की जो इंजरीज है वो रिड्यूस होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी, जैसे पहले तो हो गया कि प्रोडक्टिविटी हो गई, इंप्रूवमेंट हो गई कि वो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, ठीक है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स के मेजर्स क्या रहेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि सब्जेक्ट का ही नाम है, उसको हम थोड़ा बहुत और देख रहे हैं, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स। कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है, हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हम जो प्लान कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ से चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, उसके वो प्लान करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या होता है? इंश्योर द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द राइट टाइम। कि वो प्लानिंग हमें ये इंश्योर करती है कि हमें राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल सके विद राइट स्किल सेट एट द राइट प्लेस, ठीक है, आइडेंटिफाई फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स। इसे हम आइडेंटिफाई कर सके कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट, कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट, किस स्किल सेट के बंदों की रिक्वायरमेंट है, किस क्वालिफिकेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट है। ऑप्टिमाइज वर्कफोर्स कॉस्ट। जो कॉस्ट है, जो लोगों को पता है कि लोगों को हायर करने में कॉस्ट लगती है, पहले तो उनका हायरिंग प्रोसेस होता है, आप जाते हो या आप एम्प्लॉयज को बुलाते हो, वो एक कॉस्ट इनकर होती है, फिर आप एक एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो उसको आप कुछ सैलरी दे रहे हो, कुछ बेनिफिट दे रहे हो, तो आपकी कॉस्ट एंकरिंग प्रोसेस होता है ये, तो आप ऑप्टिमाइज कर सको कि आप कैसे वो कॉस्ट जो है वो कम कर सके, और कहाँ पे जरूरत हो हम वहीं पे स्पेंड करें। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को और एक्सपेंशन को, ठीक है, क्योंकि लोग ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वही जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। फिर एक्टिविटीज इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले फोरकास्टिंग मैन पावर नीड्स की, मैन पावर की नीड्स को फोरकास्ट करना जो इसका ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को, कि फ्यूचर के अंदर कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। एनालाइजिंग वर्कफोर्स सप्लाई, कि वर्कफोर्स जो सप्लाई है वो कैसी होगी, किस टाइप की होगी, करंट एम्प्लॉयज की स्किल्स एबिलिटीज कैसी है, ठीक है। एचआर एक्शन प्लान, एचआर के एक्शन प्लान है जो वो जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर होते हैं, कि क्या स्ट्रेटेजीज होगी, ठीक है, हायर करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, ट्रेनिंग की क्या होगी, एम्प्लॉय रिटेंशन की क्या होगी, तो ये एक्टिविटीज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। नेक्स्ट इज मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एसेस करना करंट वर्कफोर्स को, कि वही आइडेंटिफाई करना कि एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ, एग्जिस्टिंग वर्क स्ट्रेंथ के साथ हमें कोई सेम टाइप के पीपल चाहिए या इम्प्रूव पीपल चाहिए। फोरकास्ट फ्यूचर नीड्स, की फ्यूचर में क्या नीड्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय से क्या रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिफाइंग गैप्स, गैप्स आइडेंटिफाई करना कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है, ठीक है, स्किल सेट की हमें रिक्वायरमेंट क्या स्किल सेट की वो है, तो कंपेयर करना वर्कफोर्स डिमांड एंड सप्लाई को, वर्कफोर्स की डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करना। डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, प्लान फॉर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, डेवलप करना स्ट्रेटेजीज, प्लान आउट करना कि क्या कहते हैं, कैसे रिक्रूट होगी, क्या ट्रेनिंग चाहिए, तो मोर ऑफ द ये तीनों चीजें जो सेम है, सिमिलर टाइप की है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंट भी है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये जो चीजें हैं ये जो है हमको देखनी पड़ती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या एक्टिविटीज है, क्या मैन पावर की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, और इन दी एंड कभी कभी लोगों को जो है दोनों चीजें सेम भी लगती है, कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन,
ठीक है। बट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर जो है वो कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस है दोनों के अंदर ही। दोनों ही एचआर के काम में एचआर का ही रोल है। बट रिक्रूटमेंट क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड इनवाइटिंग कैंडिडेट फॉर जॉब ओपनिंग्स। इसके अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक पूल साइज को, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करते हो कि वो आपका फॉर्म जो है वो फिल आउट करे, आपको रीच आउट करे, आपकी कंपनीज में जो जितनी भी ओपनिंग्स है जिसके लिए भी वो एलिजिबल है वो उसके अंदर अप्लाई करे। तो इसके अंदर आप सिर्फ अट्रैक्ट करते हो, इनवाइट करते हो, मोटिवेट करते हो कैंडिडेट को कि वो आपकी कंपनी के अंदर जो जॉब पोजीशनिंग है, जो जॉब रोल्स के लिए ओपनिंग है उसके अंदर अप्लाई करे। एक पूल साइज है, एक बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज है, वो आए, क्योंकि फिर उसमें से छटाई होनी है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वही सिलेक्ट होना है। ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सिर्फ अट्रैक्ट करते हो, इनवाइट करते हो कैंडिडेट को फॉर जॉब ओपनिंग, जॉब ओपनिंग्स के लिए। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के दो टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है कि मान लो आपको कोई पोजीशन खाली है, कहीं पर रिक्वायरमेंट है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर आप क्या करते हो, प्रमोशन और ट्रांसफर करते हो। ठीक है। जैसे मान लो आपकी एक ब्रांच है, वो आपकी गुड़गांव में, और एक ब्रांच आपकी नोएडा में है। ठीक है। अब जो नोएडा वाली ब्रांच है उसके अंदर आपको पता है कि इनफ ऑफ द एम्प्लॉइज आर देयर और ट्रेंड भी है। बट और जो आपकी गुड़गांव वाली ब्रांच उसके अंदर आपको हो सकता है आपको मैनेजर की रिक्वायरमेंट हो, तो आपने क्या करा, वहां पे मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, आपने क्या करा, इधर जो मैनेजर था नोएडा वाली ब्रांच में उसी मैनेजर को आपने गुड़गांव भेज दिया, तो ये आपको आपने इंटरनल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। या फिर हो सकता है आपने प्रमोशन के तौर पे भेज दिया कि भाई एक बंदा जो है वो क्या कहते हैं इंडिया के अंदर क्या कहते हैं बहुत अच्छे पोजीशन के अंदर है, बट आपने उसको दूसरी कंट्री भेजा, तो आपने उसको एज अ मैनेजर भेज दिया। ठीक है। वहाँ रिक्वायरमेंट थी, तो ये आपकी इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गई, ट्रांसफर कर दिया आपने उसका। ठीक है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो आपने आपके हमारी होती है, हम किसी भी जॉब पोर्टल्स पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग्स आती है। ठीक है। पोर्टल्स के ऊपर क्या कहते हैं कंपनी जो है अपने आप को लिस्ट करती है कि भाई इस जॉब के लिए इस सैलरी पे हायरिंग चल रही है, तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज या कैंपस हायरिंग होती है। ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट होती है। वे एज सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन जो होती है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम चूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम सिर्फ भीड़ को बुला रहे हैं कि वो भाई आए, लोग फॉर्म फिल करे, अप्लाई करे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, फिर उनकी छटाई होना स्टार्ट होती है, फिर हम क्या कहते हैं एलिमिनेट करते रहते हैं हर एक बंदे को, भी जो सुटेबल है उसको आगे ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे वो सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे हम चूज करते हैं उस कैंडिडेट को जो हमारे जॉब जॉब ओपनिंग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, परफेक्ट है। ठीक है। इसके अंदर हम जो यहाँ पे जो है जो क्या कहते हैं जो सिलेक्शन के इंटरव्यूज के जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, वो सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ फॉलो होता है, इसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। वो यहाँ होता है सबसे पहले स्क्रीनिंग रिज्यूमेज, क्या आपकी कंपनी ने, ठीक है, आप किसी जॉब पोर्टल पे आपने अप्लाई करा है, आपके क्या कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स हो रही है, सबसे पहले रिज्यूमेज जाते हैं, रिज्यूमे की स्क्रीनिंग्स होती है, जो कि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए जो कि वो करते हैं। तभी कहते हैं कि आपके रिज्यूमे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग एरर्स तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम के अंदर के लेफ्ट स्वाइप हो जाते हैं, उनको कोई भी क्या कहते हो आपका आपको चांस भी नहीं मिलता इवन अब अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। ठीक है। तो स्क्रीनिंग होती है सबसे पहले रिज्यूमे की, फिर आपके मान लो इंटरव्यूज होते हैं, किसी का क्या कहते हैं कुछ अलग प्रोसेस रहता है, किसी का ये स्टेप पहले होता है, ये बाद में होता है, फिर आपका टेस्ट एंड असेसमेंट हो जाएगा, कुछ टेस्ट दिए जाते हैं, फिर टेस्ट होता है, कुछ आपका हो सकता है कम्युनिकेशन का टेस्ट हो, फिर आपका रेफरेंस चेक भी होता है, इसके बीच में आपके इंटरव्यूज में हो सकता है आपका जेडी भी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, पीआई हो, ठीक है, एचआर राउंड भी हो। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी आपकी जॉब रोल है। तो आपको आई होप समझ में आ गया रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का डिफरेंस, रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि ऐसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि आप हायर होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, फिर आप क्या चाहते हो कि आपकी करियर प्लानिंग हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, कि आप भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, ठीक है, वो आपको एक पाथ वे प्रोवाइड करे, आपको हेल्प करे, आपकी कोचिंग करे, आपको काउंसल करे कि आप एज एन इंडिविजुअल भी कैसे ग्रो हो सकते हो। जैसे हमने मैस्टरोडेट ऑफ हायरार्की पढ़ी है कि आप एक सिक्योरिटी चाहोगे, ठीक है, आप अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहोगे, तो आप वो आपको कैसे मिलेगी। पहले करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग क्या होती है कि एम्प्लॉय सेटिंग करियर गोल्स एंड आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या उसके अंदर क्या स्किल सेट है। ठीक है। तो करियर प्लानिंग क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है अपने करियर गोल्स को और क्या कहते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे और उनको मैच कर सके कि भाई मेरा करियर गोल क्या है, कि मुझे क्या कहते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये मेरा करियर गोल है, क्या पर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि एआई जो है वो खुद भी सॉफ्टवेयर लिख लेता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपकी करियर की, आपको खुद प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हम ट्वेल्थ के बाद भी प्लान करते हैं ना, यार हमें क्या बनना चाहिए, हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हम बीकॉम करें, एमबीए करें, क्या करें, तो उसके लिए हम एक करियर की प्लानिंग करते हैं, साथ में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, उसकी आज के मार्केट में रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है, नीड है कि नहीं है।
ठीक है। फिर करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग जो एक इंडिविजुअल खुद करता है अपने लेवल पे, वह करियर डेवलपमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है सपोर्ट करता है एम्प्लॉयज को ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ के लिए सपोर्ट कैसे करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को? बाय गिविंग ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देके, उनको मेंटोरशिप देके और उनको प्रमोशंस देके। तो करियर प्लानिंग जो है वो एक आपका इंडिविजुअल टाइप का हो गया, और ये जो आपका आपको ऑर्गेनाइजेशन करके देता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए कैसे करता है, आपको ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट देता है, मेंटोरशिप देता है, आपको प्रमोशंस देता है। ठीक है, तो यह का करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट में डिफरेंस हो गया। अब आपके ट्रेनिंग मेथड्स, कि अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो आपको ट्रेनिंग जो है, हमने बहुत बार पढ़ा है, हमने एचआरडी में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है, ये होता है वो होता है। तो ट्रेनिंग होती कितने टाइप की, ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स रहते हैं? सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि आप काम करते करते सीख रहे हो, या लर्निंग व्हाइल यू डूइंग योर वर्क। ठीक है, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप एक तरफ क्या कहते हैं आप काम सीख भी रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं काम कर भी रहे हो। जैसे मान लो आप एक्सेल है, एक तरफ आप एक्सेल को आपको जो है सुबह सिखा रहे हो, शाम को आपको एक्सेल पे आपको शीट भी दे दी करने के लिए, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, काम करते करते आपकी साइड बाय साइड ट्रेनिंग होती है। सेकंड होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जो आपकी ना जॉब के साथ साथ नहीं होती, इसके अंदर आपकी वर्कशॉप्स, सिमुलेशन एंड कोर्सेज जो इंक्लूड होते हैं, जो आपकी भाई आपके जॉब के बाद होते हैं, आपके कुछ एक्स्ट्रा आवर्स ऐड ऑन किए जाते हैं, जहाँ पे आपके सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं, जाके आपको न्यू स्किल्स जो है वो इनहेंस हो सके। हो सकता है आपके ऑफिस में सैटरडे संडेज ऑफ हो, तो वो आपका एक सैटरडेज जो है वो कट डाउन करके आपको कुछ सेमिनार्स या वर्कशॉप में लेके जाए। ई लर्निंग, जैसे आपने देखा होगा, आप ज्यादा कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको आपको जो ऑफिस से लैपटॉप्स मिलते हैं, इक्विपमेंट्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि पहले से सेट एक मॉड्यूल बना हुआ था आपके लैपटॉप के अंदर, जो हर एक एम्प्लॉय को जो ज्वाइन करता है वो क्लियर करना होता है, वो सारी वीडियो जो रिकॉर्डेड है उनको देखना पड़ता है। तो ई लर्निंग होती है, इसमें आपको हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो कंपनी जो खुद परचेज कर ले, ठीक है, अपने एंड, तो आपको बोल दे कि भाई हमने आपके अपस्किलिंग के लिए कोर्स परचेज करा है, जो आपको ऑनलाइन ही देखना है जब भी आपको टाइम मिले। तो एक वर्चुअल ट्रेनिंग हो गई। मेंटोरशिप एंड कोचिंग, जो भी आपका बॉस है, सुपर बॉस है, ठीक है, या फिर जो भी आपका मेंटोर है, जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, जो आपसे सीनियर है, वो आपको क्या कहते हैं गाइड करता है कि आप कैसे जो है बेटर कर सकते हैं। ठीक है, बेटर और बेटर करके आप कैसे अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकते हो, जान सकते हो कि आपकी एबिलिटीज क्या है। आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि यू आर कैपेबल इनफ कि आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, बट जो आपका बॉस है उसको दिखता है कि व्हाट आर यू कैपेबल ऑफ, व्हाट आर नॉट कैपेबल ऑफ। ठीक है, तो आपको हेल्प करता है, वो गाइड करता है थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी हमने इतने स्लाइड्स पढ़ा। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि आपने इतना अच्छा काम करा, ठीक है, आपने जितनी प्रोडक्टिविटी दिखाई, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कहते हैं कुछ बेनिफिट मिलते हैं, कुछ रेमुनरेशन मिलती है, कुछ आपको रिकग्निशन मिलती है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है, आपका क्या कहते हैं प्रमोशन भी हो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस है। सिस्टमेटिक इवेल्युएशन की एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को आप कहीं सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर, ठीक है, इवेल्युएट कर सको कि किसने कितना अच्छा करा है। और इसके कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बेसिस पे आप क्या कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दो, किसी को भी आज अच्छा काम किसी को बोल दिया, कल किसी को बोल दिया, ये ऐसा नहीं होता। एक स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरिया होते हैं, प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज होते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस दैट इवेल्युएट हाउ वेल एन एम्प्लॉय इज डूइंग, कि एक एम्प्लॉय जो है कितने अच्छे तरीके से अपने काम को, अपने जॉब को कर रहा है, ये एक कंपनी के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स क्या है? 360 डिग्री फीडबैक, कि आपको 360 डिग्री फीडबैक मिल रहा है, आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है, एक फीडबैक दिया जाता है, आपको पीयर से फीडबैक मिलता है, आपके सुपरवाइजर से फीडबैक मिलता है, आपके सबऑर्डिनेट से फीडबैक मिलता है। मतलब जो भी तीन लोग, तीन तरीके के लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, आपके पीयर जो बिल्कुल आपके आस पास आजू बाजू बैठ के काम कर रहे होते हैं, जिनसे आगे थोड़ी हाई हेलो बातचीत होती है, आपके पीयर्स आपको फीडबैक देते हैं। आपके सब ऑर्डिनेट्स की, आप एक टीम के अंदर जो आपने जिन बंदों के साथ काम करा है, ठीक है, वो आपको फीडबैक देते हैं कि भाई तुम ये बहुत अच्छा करते हो, या इस पे तुमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आपका सुपरवाइजर जो आपका बॉस होता है, जो आपका मैनेजर होता है, वो आपको क्या कहता है गाइडेंस देता है, फीडबैक देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक, आपको हर एक बंदे से, कॉन्टेक्ट पर्सन से आपको अपना फीडबैक मिला, इंप्रूवमेंट का भी और आपकी तारीफ भी होती है उसके अंदर ऑफकोर्स। ये सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ अप्रेजल क्या होता है कि इम्प्लॉयज इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयज जो है, हम खुद भी देखते हैं ना कि भाई हमारे मिड टर्म में इतने मार्क्स थे और एंड टर्म में इतने आए, ठीक है, या फिर हमारे फर्स्ट सेम में इतने परसेंटेज था, सेकंड सेम में इतना परसेंटेज था। तो ये होता है हमारा सेल्फ अप्रेजल, कि हम ना खुद को इम्प्रूव करते हैं, खुद को फीडबैक देते हैं कि भाई यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, या मुझे ये इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट हमारा है
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ, जिसको हम एमबीओ बोलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के कोई सेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए परफॉर्मेंस गोल्स को मेजर करने के लिए। तो ये था बिल्कुल पूरा हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। ये गाइस ये हमारा था परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या था परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि ये एक प्रीडिफाइंड इसके अंदर क्राइटेरिया होता है कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय को कैसे कैसे अप्रेजल मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं आपका अप्रेजल करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, वो हमने सब पढ़ लिए। तो बढ़ते हैं हम इस पीपीटी का इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन एंड ट्रांसफर कैसे होता है। अब हो सकता है किसी को लगता है ये प्रमोशन अच्छा होता है, ट्रांसफर बुरा होता है, बट ऐसा नहीं होता। प्रमोशन तो यस इज अ गुड थिंग, बट ट्रांसफर जो है वो भी आपका गुड हो सकता है, आपका प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रमोशन क्या होता है, अपग्रेडिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। आप एक एम्प्लॉय को कहाँ लेके जा रहे हो, हायर पोजीशन पे, विद इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पे। क्या आप अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉयज की क्या कहते हैं पोजीशन, वो हायर पोजीशन की तरफ जा रहा है, और हायर पोजीशन पे जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ उसका पे भी इंक्रीज होगा। तो वो होता है प्रमोशन। टाइप्स ऑफ प्रमोशन क्या होता है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन। मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस क्या होता है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है थ्रू आउट द ईयर, या क्वार्टरली या मंथली आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो मेजर की जाती है। कैसे मेजर की जाती है, जो भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि आपके क्राइटेरिया होते हैं, कुछ प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। उस परफॉर्मेंस को मेजर करके क्या कहते हैं आपका मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है। सेकंड वन इज सीनियरिटी बेस्ड परफॉर्मेंस। सीनियरिटी बेस्ड परफॉर्मेंस क्या होता है, भैया आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 साल हो गए हैं, ठीक है, और मेरिट बेस के अंदर मान लो आपको क्या कहते हैं आपको 1 साल हुआ है, बट मेरिट वाले को मान लो प्रमोशन ज्यादा हो गया बिकॉज उसका काम ऐसा था, ठीक है, या फिर मान लो आप मान लो आप मेरिट बेस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, आपको इतना प्रमोशन नहीं हुआ, आपका कम प्रमोशन है, बट जिस बंदे में 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका ज्यादा प्रमोशन हो गया। तो ये दो टाइप के जो क्या कहते हैं प्रमोशन होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर, मूविंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और लोकेशन टू अनदर। कि आप एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से, एक लोकेशन से दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे लोकेशन भेजो, जिसमें आपको बोला नोएडा से गुड़गांव, ठीक है, वो हो गई। या फिर मान लो एक बंदा जो पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था, आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आप कहते हैं बीए में डाल रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स में डाल रहे हो, तो वो क्या कहते हैं ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेटरल ट्रांसफर। लेटरल ट्रांसफर होता है चेंज द डिपार्टमेंट बट द सेम पोजीशन, कि आप सेम पोजीशन में हो बट आपके डिपार्टमेंट चेंज हो गए। जैसे आप मान लो आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंदर भी आप क्या कहते हैं आप मैनेजर थे, ठीक है, बट आप क्या कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के जगह कि भाई आप वहां पे ज्यादा अच्छा करोगे, वहां पे आप मैनेजर हो, तो आपके डिपार्टमेंट बदल गए, दो अलग डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट बदल गए, फंक्शंस बदल गए, बट आपके पोजीशन सेम है, दोनों जगह पे आप मैनेजर ही हो। नेक्स्ट है जोग्राफिकल ट्रांसफर। जोग्राफिकल ट्रांसफर में क्या होता है कि मूविंग, जैसे जोग्राफिकल समझ में आ रहा है बोल के ही, कि आप एक ब्रांच से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से जा रहे हो, या आपको हो सकता है हैदराबाद से बैंगलोर भेज रहे हो, आगे हो सकता है पोजीशन जो हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज भी हुई हो, ट्रांसफर में कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या कहते हैं ओवरऑल था प्रमोशन और ट्रांसफर का डिफरेंस। आई होप अब तक आपको सारी चीजें जो भी पढ़ाई है समझ में आई होगी। तो गाइज यहाँ पे हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। थैंक यू।